लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स और यी साइड वुड क्रिस्टल के लिए फाइट कर रहे थे, जहां यी साइड ने स्पिरिचुअल मास्टर की सेकंड टेक्निक माइंड अटैक से मैक्स पर अटैक कर दिया था, जिससे मैक्स एक इल्यूजन में फंस गया था। लेकिन मैक्स ध्यान लगाकर वापस यी साइड के माइंड पर ही अटैक कर देता है, क्योंकि माइंड अटैक के कारण दो पर्सन के कॉन्शियस माइंड जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ फियोना भी वाटर ऑफ लाइफ से ठीक होकर यी साइड की तरफ जाने लगी थी। वहीं हेंडरसन भी मिस्टर बीइंग को हराकर यी साइड के पास जाने लगा था। और जब ये बात मिस्टर बीइंग याओरा और बीस्ट को बताते हैं तो वो दोनों भी मैक्स की तरफ निकल गए थे। और जब ये साइड हेंडरसन और फियोना मैक्स के पास आकर उस वुड क्रिस्टल को लेने की कोशिश करते हैं तो मास्टर हंग आकर सभी को दूर करके मैक्स को बचा लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग वहां से चले गए थे। लेकिन मैक्स को अब भी उस आइलैंड पर किसी अनजान चीज के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो एक बार फिर से उस आइलैंड के अंदर आ गया था, जहां एक लड़की मैक्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रही थी और उसने किसी टेंटिकल जैसी चीज को मैक्स की तरफ भेज दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम कुछ देर पहले का समय देखते हैं, जहां मैक्स को मास्टर होंग कॉल करके अपने पास बुलाते हैं। और जब मैक्स उनके पास जाता है तो वहां पहले से ही मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स और एल्डर जू आए हुए थे, जिसके बाद मास्टर होंग वहां एक साउंड प्रूफ बैरियर बना देते हैं ताकि कोई भी उनकी आवाज को ना सुन सके। अब मास्टर होंग मैक्स और तीनों गार्ड्स को उनका वुड क्रिस्टल शेयर देते हुए बोलते हैं कि हम बहुत दिन से वुड क्रिस्टल खोज रहे थे, लेकिन अब वुड क्रिस्टल मिलना धीरे धीरे बंद हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हमें एलियन सिविलाइजेशन होने का भी कोई प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए जिजियान हॉल का ये रिसर्च मिशन यहीं खत्म होता है। पर अगर तुम सब यहाँ रुककर और भी वुड क्रिस्टल ढूंढना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, और अब से ढूंढे गए वुड क्रिस्टल पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा, ना कि जिजियान हॉल का। ये सुनकर तीनों गार्ड्स मास्टर होंग के जेट में बैठकर उनके साथ वापस चले जाते हैं, जहाँ जाते समय मास्टर होंग मैक्स और इंस्पेक्टर जू से कहते हैं कि मैं जल्द ही एक रिसर्च टीम को यहाँ एलियन सिविलाइजेशन ढूंढने के लिए भेजूंगा। अब मास्टर होंग के जाने के बाद मैक्स और इंस्पेक्टर जू बातें करने लगते हैं, जहाँ मैक्स उनसे बोलता है कि मैं यहाँ रुककर मिस्ट आइलैंड को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जिस पर इंस्पेक्टर जू भी एग्री करते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर जू और मैक्स दोनों फिर से मिस्ट आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, जहाँ मैक्स ड्रिल करते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ वो पहले नहीं आया था। अब वहाँ पहुंचकर मैक्स ईवा को कॉल लगाकर उससे बात करने लगता है, जहाँ इस टाइम मैक्स का कॉल आता देख ईवा को मैक्स की चिंता होने लगती है, जिस पर मैक्स उससे कहता है कि मैं जिजियान मार्शल हॉल के एक सीक्रेट मिशन पर आया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने बस तुम्हें यही बात बताने के लिए कॉल किया था। ये सुनकर ईवा मैक्स को जल्द से जल्द वापस आने को कहती है। इसके बाद मैक्स कॉल कट करके उस जगह को देखने लगता है। तभी मैक्स के पैर के नीचे एक मेटल का टुकड़ा आ जाता है, जिसने लगभग मैक्स के एसएस क्लास के सूट में छेद कर ही दिया था। पर मैक्स उस मेटल का एहसास होते ही पीछे हो जाता है और अपने पैर को देखने लगता है। तभी उसके सूट का डिवाइस उसे बताता है कि उसके एसएस ग्रेड वाले बूट थोड़े डैमेज हो गए हैं। ये जानकर मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद मैक्स उस मेटल के टुकड़े को अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने पास लाने लगता है और जब वो उस मेटल को अपने हाथ में लेने लगता है तो वो मेटल नीचे गिर जाता है और मैक्स का हाथ भी कट जाता है। ये देखकर मैक्स उस मेटल को फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाकर अपने मन में सोचने लगता है कि इस छोटे से मेटल का वेट तो 1 टन से भी ज्यादा है, और तो और शायद ये मेटल अर्थ के किसी भी मेटल को आराम से कट कर सकता है। तभी मैक्स चौंकते हुए कहता है कि कहीं ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का तो नहीं है, क्योंकि कोन ड्रिल के बावजूद भी मुझे एसएस क्लास के किसी मेटल में छेद करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर लगती है, पर इस मेटल ने तो मेरे एसएस क्लास के सूट को बड़ी ही आसानी से डैमेज कर दिया। अब मैक्स उस मेटल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपने 2 नॉर्मल फ्लाइंग नाइफ्स को मर्ज करके उन्हें और उस मेटल को एक दूसरे से टकराता है, जहां वो मेटल आसानी से उन दोनों फ्लाइंग नाइफ्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद मैक्स उस मेटल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से इधर उधर हिट करने लगता है और वो देखता है कि इस मेटल की स्पीड तो साउंड की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी सोनिक वेव क्रिएट कर सकता है। अब ये सब देखकर मैक्स सोचता है कि अगर मैं अपनी पूरी पावर के साथ इस वेपन का इस्तेमाल करूं तो मैं बड़ी ही आसानी से एक एम्परर लेवल के बीस्ट को भी मार सकता हूं। अब मैक्स उस मेटल की शार्पनेस चेक करने के लिए अपना ब्लैक गॉड आर्मर बाहर निकाल लेता है, क्योंकि अर्थ पर कोई भी मेटल ऐसा नहीं था जो ब्लैक गॉड आर्मर में छेद कर सके। पर मैक्स जब अपने ब्लैक गॉड आर्मर को साइड में रखकर उस पर उस मेटल से अटैक करता है तो वो मेटल का पीस कुछ ही सेकंड्स में उस ब्लैक गॉड आर्मर में भी छेद कर देता है। ये देखकर मैक्स उस मेटल से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इस मेटल की हेल्प से फियोना, हेंडरसन और ये साइड से एक साथ भी फाइट करूं तो मैं उन्हें काफी आसानी से मार सकता हूं। इसलिए मुझे इस मेटल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना सब लोग मुझसे ये छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद मैक्स कहता है कि कहीं ये मेटल का टुकड़ा किसी डेंजरस वेपन का तो नहीं है, और ये मेटल मुझे इतनी गहराई में आने के बाद मिला है, तो हो सकता है और भी गहराई में जाने के बाद मुझे कुछ और भी मिल जाए।
अब ये कहने के बाद मैक्स ड्रिल करते हुए नीचे जाने लगता है। इधर वो लड़की जैसी एलियन ये सब देख रही थी और वो जब ये देखती है कि मैक्स को उसका एक मेटल पीस मिल गया है तो वो एक साउंड वेव मैक्स की तरफ भेजती है ताकि मैक्स उस आवाज को सुनते सुनते उसके पास आ जाए। साथ ही वो एलियन अपने इनविजिबल स्पेसशिप को भी विजिबल कर देती है। इस तरफ मैक्स भी ड्रिल करते हुए उस आवाज के पीछे आ रहा था। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां वो दो पत्थरों के पीछे रोशनी देखता है। तो मैक्स उन दोनों पत्थरों को अपनी मेंटल पावर से हटाकर आगे जाता है, पर ऐसा करने पर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा डोर था। पर मैक्स को समझ नहीं आता कि 10,000 फीट नीचे कोई डोर कैसे हो सकता है। अब मैक्स उस डोर के सामने आकर उसे खोलने के लिए उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करने लगता है, पर उन नाइफ से उस डोर को कुछ नहीं होता क्योंकि वो किसी हार्ड मेटल से बना था। तो ये देखकर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस डोर के अंदर स्कैन करने लगता है, पर उस डोर के दूसरी तरफ मैक्स को किसी लिविंग थिंग का एहसास नहीं होता। अब मैक्स समझ चुका था कि पूरी चीज कहीं न कहीं एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए मैक्स मास्टर हॉन्ग को कॉल करने का ट्राई करता है ताकि वो उनको इसके बारे में बता सके, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर मैक्स याद करने लगता है कि जब वो एंशिएंट रुइंस में एग्जाम देने के लिए गया था तो वहाँ भी उसके सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो बाहर किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाया था। अब मैक्स बोलता है कि लगता है यहाँ भी सिग्नल ब्लॉक किया गया है, इसलिए आगे जो भी करना है मुझे अकेले ही करना होगा। तभी वो डोर ओपन हो जाता है और मैक्स उसके थ्रू अंदर आ जाता है, जहां उसके आते ही एक होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन मैक्स उस पर उतना ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे बहुत तेज खुशबू आने लगती है और जब वो थोड़ा आगे जाकर देखता है तो मैक्स पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ वुड क्रिस्टल का भंडार जमा था। अब मैक्स खुश होते हुए उन क्रिस्टल्स को गिनने लगता है, जहाँ वो पूरे 289 क्रिस्टल थे, जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि अब तक सब मिलकर भी बस 42 क्रिस्टल ढूंढ पाए थे और यहाँ तो इतने ज्यादा क्रिस्टल है। अब मैक्स उन सभी वुड क्रिस्टल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से खींचते हुए अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सावधानी से उस जगह के और भी अंदर जाने लगता है। तभी मैक्स को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए मैक्स तुरंत ही साइड हो जाता है और देखता है कि वो एक स्टैचू है। इसके बाद वो अपने डिवाइस से उस स्टैचू को स्कैन करने लगता है, जहां उसका डिवाइस मैक्स को बताता है कि ये किसी एलियन की बॉडी है जिसको मरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं। ये जानकर मैक्स सोचता है कि इस डेड बॉडी की हाइट 8 मीटर्स है और इसे देखकर मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे कि किसी इंसान के सामने कोई भगवान खड़ा हो, क्योंकि मैं इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। साथ ही इस एलियन की बॉडी थोड़ी बहुत चिंपैंजी जैसी है। ऊपर से इसे मरे हुए शायद बहुत साल हो गए हैं, पर अब तक इसकी बॉडी डीकम्पोज नहीं हुई है। अब मैक्स और आगे जाकर अपने स्पिरिचुअल पावर से उस जगह को स्कैन करता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां और भी 6 डेड बॉडी मौजूद है। तो मैक्स उन सभी डेड बॉडीज को एक एक करके देखने लगता है, जहाँ पहली वाली बॉडी को देखकर मैक्स कहता है कि ये तो उसी चिंपैंजी की तरह है जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। इसके बाद वो दूसरी बॉडी को देखकर बोलता है कि ये तो किसी मशीन की तरह है जिसके अंदर लाइफ थी, यानी कि ये कोई मशीन और लाइफ के कॉम्बिनेशन वाली स्पीशीज है। अब मैक्स थर्ड और फोर्थ बॉडी को भी देखता है, जहाँ थर्ड वाली बॉडी की हाइट बहुत ज्यादा थी, साथ ही उसकी बॉडी की स्किन किसी आर्मर की तरह थी और जो फोर्थ बॉडी थी उसकी बॉडी पर हॉर्न्स और टेल्स भी थे। इसके बाद मैक्स फिफ्थ बॉडी को देखता है जिसकी हाइट किसी ह्यूमन की जितनी थी, पर उसके हेड पर एक हॉर्न था। तभी मैक्स जैसे ही सिक्स्थ डेड बॉडी को देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो बॉडी बहुत हद तक ह्यूमन से मिलती जुलती थी। इसलिए मैक्स को लगता है कि शायद कोई ह्यूमन इतना ताकतवर बन गया होगा कि वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके, पर मैक्स अभी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब मैक्स उस जगह को देखकर बोलता है कि इन बॉडीज में से बहुत सारी बॉडीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन से नहीं मिलती है। ऊपर से पता नहीं ये एलियन स्पेसशिप जैसी चीज कितने सालों से अर्थ पर छिपी हुई है। उसी वक्त मैक्स को कोई उसके नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता इस स्पेसशिप में कौन है जिसे चाइनीज आती है, और इस बंदे को मैक्स का नाम भी पता है। तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसे देखकर मैक्स सावधानी के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, पर वो लड़की मैक्स को लाइट से डिस्ट्रैक्ट करके उसके साथ मजाक करते हुए उसकी स्वॉर्ड ले लेती है। ये देखकर मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस लड़की से उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जिस पे वो लड़की टेलीपोर्ट होकर मैक्स के पीछे आकर उसे बताती है कि मेरा नाम बबाता है और तुम मुझे बबाता डेविल कहकर बुला सकते हो, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद मेरा नाम बबाता डेविल ही होता है। ये सुन के मैक्स घबराते हुए उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक कर देता है,
पर वो लड़की काफी आसानी से मैक्स के सभी फ्लाइंग नाइफ्स को रोकते हुए उसे उल्टा लटका देती है। तो मैक्स उसे कहता है कि तुम पर डेविल नाम सूट करता है, लगता है तुम्हारी पूरी स्पीशीज ही डेविल है। ये सुनकर बबाता कहती है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। साथ ही ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि इसे तो मैंने अपनी स्पेसशिप की एनर्जी से बनाया है। पर एक एनर्जी बॉडी होने के बावजूद भी मैं चीजों को छू सकती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी ये पता नहीं लगा पाता कि ये मेरी आर्टिफिशियल बॉडी है। ये सुनकर मैक्स अपने मन में सोचने लगता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ सीक्रेट एबिलिटीज है, इसलिए मुझे सावधानी से इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि उसने बहुत सालों से अलग अलग चीजें पढ़ी है और एक्सपीरियंस की है, जिसकी वजह से वो एक स्मार्ट लिविंग क्रिएचर है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के उस क्रिएचर मैन को भी मेरा नाम पता था और उसे भी चाइनीज लैंग्वेज आती थी, क्योंकि उसने ह्यूमंस की सारी बुक्स पढ़ रखी थी। तो शायद बबाता भी उसी क्रिएचर की तरह है, पर उस क्रिएचर का मकसद अर्थ के टॉप वॉरियर्स को चुनना था। लेकिन मुझे अभी तक बबाता का मकसद नहीं पता है। अब मैक्स बबाता से पूछता है कि तुमने इतने कीमती वुड क्रिस्टल को बाहर फेंक दिया, और तो और तुमने साउंड वेव भेजकर मुझे अट्रैक्ट भी किया, तो क्या तुम यही चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ? जिस पर बबाता बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर बुलाया है, क्योंकि तुम मेरे काम के लिए परफेक्ट हो। ऊपर से तुम्हें मीटियोराइट स्टार के बारे में भी पता है। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मैं मीटियोराइट स्टार के बारे में जानता हूँ, पर हो सकता है कि इसने मेरे हेवनली शटल के सीक्रेट मेथड को देख लिया हो, जिसके बारे में मुझे उस क्रिएचर ने बताया था, और इसी को देखकर इसने अंदाजा लगाया होगा कि मैं मीटियोराइट स्टार के बारे में जानता हूँ। अब मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या तुम भी मीटियोराइट स्टार से हो? इस पे बबाता हाँ करती है। साथ ही वो बोलती है कि लगता है मेरे ऑब्जर्वर ने तुम जैसे टैलेंटेड पर्सन को ढूंढकर अच्छा काम किया है। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि बबाता उसी क्रिएचर को ऑब्जर्वर कह रही है, साथ ही ये उसके बारे में जानती है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में और जानना है तो मेरे पीछे आओ। ये सुनकर मैक्स उसके साथ जाने लगता है, जहाँ एक जगह पहुंचने के बाद बबाता मैक्स को बताती है कि अर्थ पर मीटियोराइट स्टार के कई सारे ऑब्जर्वर हैं, जो अर्थ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुनने का काम करते हैं, और जिस एंशिएंट रुइंस में मैक्स पहले गया था वो जगह भी एक ऑब्जर्विंग स्टेशन में से एक है। इसके बाद बबाता कहती है कि हमारे ऑब्जर्वर छोटे लेवल के प्रैक्टिशनर्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर मैं उनमें अबव स्टार ट्रैवलर लेवल के प्रैक्टिशनर्स को सेलेक्ट करती हूँ, पर मुझे ये काम करते करते 50,000 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और बोलता है कि तो मतलब जो बाहर डेड बॉडीज रखी है वो भी यहाँ 50,000 सालों से है। ये सुनकर बबाता कहती है कि हाँ, उन्हें मरे हुए 50,000 साल बीत चुके हैं। इसके बाद बबाता दुखी मन से मैक्स को बताती है कि वो सभी मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट थे और उस टाइम पर इन्हें हराना किसी के भी बस की नहीं था, लेकिन 50,000 साल पहले एक वॉर में मीटियोर स्टार डिस्ट्रॉय हो गया और उसी हमले में मेरे मास्टर और ये सब मारे गए। तभी वहाँ एक होलोग्राम एक्टिवेट होने लगता है, जिसको देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। जिसके बाद उस होलोग्राम में किसी बड़ी सी चीज की इमेज सामने आती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।